जीवन में तकलीफ बहुत आती है। जीवन में तकलीफ बहुत आती है। अगर आप लोग उस तकलीफ़ों का सामना कर लिए तो तकलीफ की क्या औकात आपको तकलीफ देने का। तो दोस्तों, आज का वीडियो वैद्युत धारा है। अगर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं आप लोगों से दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो जितने पढ़ाएंगे उतने ही आएंगे। तो ठीक है, तो चलिए आप का जो वीडियो है शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला है वह है वैद्युत धारा। हम पहले समझते हैं वैद्युत धारा होता क्या है। ठीक है, वैद्युत धारा, ठीक, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत चालक में प्रवाहित धारा कहते हैं। मतलब किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, मतलब दर माने समय, मतलब किसी समय में आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी समय में आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसी हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको हम लोग स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको हम स्मॉल आई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यदि किसी चालक में क्यों आवेश T समय तक प्रवाहित किया जाता है तो धारा बराबर, मतलब किसी चालक में आवेश T समय तक प्रवाहित किया जाता है। मतलब देखिए, हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू आई टी, हमको धारा निकालना है। ठीक है, हमको जब धारा निकालना होता है तो आई इक्वल टू, हम Q यहाँ पर ऊपर है और जो मतलब इसको भी नीचे भेज देंगे अपान टी। ठीक है, आई इक्वल टू Q अपान टी, धारा इक्वल टू आवेश बटा समय। हम इसको डिफरेंशियल ऐसे बना सकते हैं, किसी एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। फिर से समझिए, किसी बता रहा हूँ जी, किसी एकांक समय में आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, किसी एकांक समय में आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं या धारा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है, ठीक, वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकेंड अथवा एम्पियर होता है। मतलब वैद्युत धारा मतलब दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्यों क्या है, आवेश से, आवेश को हम लोग कूलाम से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, CULAMB, ठीक है, कूलाम, और इसको टाइम है, टाइम का तो मतलब होता है सेकेंड, SECOND, ठीक है, कूलाम पर सेकेंड। धारा को हम लोग कूलाम पर सेकेंड कहते हैं। कूलाम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, इसको हम लोग एम्पियर से कहते हैं, इसको एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का क्या नहीं है, किसी भी दिशा में हम लोग धारा को बहा सकते हैं। ठीक है, धारा होता है वह किसी भी दिशा में संचित हो सकता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स दिया है। ठीक है, इसको नोट्स को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, हर न्यूमेरिकल में आप लोगों से पूछ दिया जाता है। ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, आप देखते हैं एक कूलाम में जो आवेश है, ठीक है, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आई इक्वल टू Q अपान टी। ठीक है, अब Q हम लोग Q बराबर 1 रखें, Q इक्वल टू 1 रखें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 रख दिए और यहाँ पर T है। ठीक है, इसका जो होता है मतलब होता है, ठीक है, हम दिखाया गया ना। ठीक है, आई इक्वल टू Q अपान टी, और ठीक, देखिए हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू N और E। ठीक है, हमको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पे संख्या निकालना, किसी कूलाम का संख्या निकालना। ठीक है, N इक्वल टू Q अपान E। ठीक है, अब देखिए Q हम लोग को दिया था 1 कूलाम के लिए निकालना है, और E का वैल्यू दिया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, अब इसका लोग भाग करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम। ठीक है,
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। मतलब एक कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम का आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। फिर से समझिए, देखिए Q इक्वल टू एन ई, ठीक है। हमको पूछ क्या आ रहा है यहाँ पे, एन पूछ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई, और जो क्यू का वैल्यू 1 दिया है और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये तो जानते ही हैं। इसको आप लोग रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बात होती है, तो इस प्रकार 1 एम्पियर इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम एक एम्पियर इक्वल टू लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम का 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब क्या होता है, उत्पन्न होता है 1 एम्पियर में, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि 1 एम्पियर की धारा में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 एम्पियर धारा में जो है इसका जो मान होता है, 1 एम्पियर की धारा जो मान होता है 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड का आवेश होता है, मतलब होता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रवाहित करना ही होगा 1 एम्पियर में। इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत सेल, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक केमिस्ट्री में पूछता है, एक चैप्टर है विद्युत सेल, और फिजिक्स में भी चैप्टर अलग से है, इसका अलग अलग उपयोग है, इसलिए हम लोग इसमें देखते हैं विद्युत सेल, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए ध्यान से कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, मतलब विद्युत सेल है वो एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा हम विद्युत बनाते हैं, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हम लोग विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। मतलब वही है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा परिपथ में आवेश की प्रवाह को निरंतर बनाती है। मतलब कोई परिपथ है, ठीक है, परिपथ क्या होता है देखते हैं, बताता हूँ, मतलब यही है, ठीक है, ठीक है। अब ये कोई परिपथ है, इसमें जो धारा होता है वह आवेश की प्रवाह को, धारा Q इक्वल टू एन, ठीक है, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है उसको हमेशा लगातार बनाए रखता है, ये सेल का काम होता है, ठीक। बनाए रखती है, विद्युत सेल कराती है। मतलब जो कोई भी थोड़ा जो है उसको, अगर विद्युत, देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और परिपथ में आवेश को प्रवाह को निरंतर बना रहती है, उसको हम लोग विद्युत सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 धातुओं की छड़ होती है जो विद्युत, ठीक है, इसमें जो है 2 विद्युत छड़ होती है, मतलब एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है, जो विद्युत अपघट्य एवं के द्रव में घुली होती है। मतलब कोई विद्युत अपघट्य आयन है उसमें घुला होता है, चाहे ZnCl2 होता है, ऐसे मतलब 5-6 होते हैं, इसमें हम लोग घोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम लोग इलेक्ट्रोड करते हैं, जो दोनों छड़ होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से भी देखते हैं हम लोग सेल को। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा इसमें जो आवेश होता है उसको निरंतर बनाए रखती है, ठीक है, और इससे हम लोग सेल कर सकते हैं। इसमें 2 छड़ होती है जिससे एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। इन दोनों को जो छड़ को हम लोग विद्युत अपघटन के आयन में मिलाते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटन का आयन जो होता है उसको हम लोग ZnCl2, ठीक है, और बहुत से कुछ होते हैं, हमको भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें बहुत होते हैं। अब इसके बाद देखिए सेल का वैद्युत भाग बल, ठीक है, इसमें जो सेल है उसका जो वैद्युत भाग बल हम लोग को निकालने के दे पूछेगा, ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। जो सेल का वैद्युत भाग बल है इसको हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ठीक है, कोई आवेश है उसको हम लोग पूरे परिपथ में सेल सहित, ठीक है, प्रवाहित करने द्वारा सेल की द्वारा दी गई ऊर्जा, ठीक है, मतलब किसी आवेश को प्रवाहित करते हैं तो ठीक है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल से ऊर्जा देते हैं ना, सेल को विद्युत बल
करते हैं, मतलब देखिए इसको समझिए, इतना समझिए पहले। किसी एकांक आवेश को, ठीक है, कोई आवेश है उसको पूर्व परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, ठीक है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम लोग वैद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब देखिए जो वैद्युत वाहक बल, ठीक है, उसको कहते हैं। इससे हम लोग ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैद्युत वाहक बल को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। किसी परिपथ में क्यों आवेश, ठीक है, किसी परिपथ में क्यों आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, ठीक है, या किया गया कार्य, ठीक है। देखिए किसी परिपथ में जो क्यों आवेश को प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा या कार्य होता है उसको हम लोग डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल का वैद्युत वाहक बल, ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए ईच को डब्ल्यू अपन क्यू, मतलब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, कार्य है, ठीक है, अपन यहाँ पे क्यू क्या है, आवेश है, ठीक है। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि किसी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य को हम लोग वैद्युत वाहक बल कर सकते हैं। किसी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य को हम लोग वैद्युत वाहक बल कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसका जो फिगर दिया गया, ठीक है, इस फिगर को आप लोग बना सकते हैं। देखिए ये वैद्युत वाहक बल होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे वैद्युत वाहक बल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। अब बैटरी द्वारा यहाँ पे देखिए जोड़ा गया रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध जोड़ा गया है। अब इसमें जो यहाँ पे कुछ धारा, मतलब कि कोई भी आवेश है इसमें जाएगा, मतलब मान लीजिए 5 आवेश जा रहा है, ठीक है, इसमें ना देखिए इसमें कुछ कार्य कर रहा है ना 5 आवेश, मैं यहाँ पे कुछ कार्य कर रहा है, ठीक है, वही वैद्युत वाहक बल का काम करता है। मतलब ई इक्वल टू डबल अपन क्यू, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वह जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। मतलब जो वैद्युत वाहक बल होता है उसका मात्रक होता है जूल पर कूलम, या वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है या वोल्ट होता है, जूल पर कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल विभवांतर, माना किसी परिपथ में वैद्युत वाहक बल ई है, ठीक है, कोई परिपथ है उसमें वैद्युत वाहक बल ई है तथा क्यू आवेश में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा की गई ऊर्जा, ठीक है। मतलब कोई भी परिपथ है उसमें जो वैद्युत वाहक बल ई है तथा क्यू आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, मतलब कोई आवेश है उसको प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा, मतलब कार्य करना पड़ेगा ही, हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। ई इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। वैद्युत वाहक बल का जो फार्मूला मिला था उसके पहले ही वो है ई इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, मतलब कार्य बटा के आवेश, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक, इसका जो फिगर है टर्मिनल विभवांतर का, ये फिगर है, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए इसमें जो प्लस सिरा है यहाँ पे माइनस, ठीक है। आप जानते हैं कि जो तो धारा का प्रवाह होता है वह धन सिरे से लेके ऋण सिरे तक होता है, ठीक है। देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, देखिए धारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक भी यहाँ पे कार्य करना पड़ रहा है, यहाँ पे कार्य करना पड़ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। हम लोग को कहीं भी कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके लिए देखिए किसी परिपथ में भिन्न भागों में वे होने वाली ऊर्जाएं W1 W2 W3 है, ठीक है। इसका योग W होता है, अतः मतलब देखिए हमको इसको जोड़ा है, इसको, ठीक है। इसको जो पूरा जोड़ के हम लोग W कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, बस कार्य तो हो रहा है, W तो हो रहा है, कार्य हो रहा है ना, तो कब हम लोग W इसको पूरा इसको जोड़ देंगे लगातार, ठीक है। अतः हो जाएगा, ठीक है, ई इक्वल टू डब्ल्यू अपन की वैद्युत वाहक बल है, ठीक है। ई इक्वल टू डब्ल्यू, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू कार है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे जितना कार हो रहा है, देखिए फिगर में, एक मिनट फिगर कहाँ गया हम लोग का, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए अब इसमें देखिए कार्य यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसको मतलब जो पूरा जो कार्य हो रहा है उसको हम लोग लगातार जोड़ देंगे, ठीक है। ई इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, जो डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू है उसको हम लोग
W1 W2 और W3 इस डायग्राम में WN तक जा सकता है, ठीक है, WN तक जाएगा। जितना आवेश कहेगा उतना हम लोग जोड़ देंगे लगातार, ठीक है, अपान क्यू जो आवेश होता है, ठीक है। इसमें जो आवेश है अपान क्यू कर दिया हूँ। इसके बाद हम लोग देखिए E=W/Q, मतलब इनको सबको अलग कर दिया हूँ, ठीक है, सबको हम लोग अलग कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे इसको इतना हम लोग उठाएंगे, ठीक है, E=W1/Q प्लस E=W/Q, ठीक है, W/Q प्लस W3/Q, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो विभवांतर होता है वह कार्य बटा के आवेश होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है V=W/Q, ठीक है, विभवांतर इक्वल टू कार्य बटा के आवेश, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित, ठीक है ना। देखिए आंतरिक प्रतिरोध ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार तार में वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाते हैं, मतलब कोई विद्युत धारा जा रही है उसके हम लोग मार्ग में मतलब रास्ते में हम लोग कोई प्रतिरोध लगाते हैं, मतलब कर दिए एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, मतलब ये धारा जा रही है इसके मार्ग में हम लोग कोई स्विच लगा दिए, इसमें धारा जाएगी नहीं, ठीक है, और ये बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसे सेल के आंतरिक, देखिए उसी प्रकार सेल के गोल, ठीक है, उसी प्रकार सेल के जो कार का गोल होता है, ठीक है, भी उस मार्ग का प्रतिरोध लगाता है। मतलब कोई सेल का गोल है, ठीक है, कोई सेल है, ठीक है, इसमें कोई घोल भरा है, उसमें जो उसके धारा के मार्ग में ना प्रतिरोध लगाता है, ठीक है, इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब जो प्रतिरोध लगाता है इसके अंदर उसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसमें इसको हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसे हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं। यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो आंतरिक प्रतिरोध है ना वह निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो बातें हैं वो देखिए उसको हम लोग देखते हैं भी, ठीक है, आप इसे पूरा बातें हैं, ठीक है। ये जो होता है इसका जो निम्न बातों हैं इसमें से जो पहला है वह यह प्लेटों के बीच क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये कोई प्लेट है, इसका जो कोई जो क्षेत्रफल होगा इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह सेल जो होता है, ठीक है, प्लेटों की दूरी की प्लेटों की जो दूरी है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब जो प्लेटों के बीच की जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती और इनकी जो दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघटन की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध है अगर हम लोग उसको हम लोग विद्युत अपघटन, ठीक है, इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं तो वह बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला है, ठीक है ना। अब देखिए भिन्न कार्यों के लिए कोई भी कार्य है वह अलग अलग हो रहा है, जिसके लिए हम कभी कभी एक या एक से अधिक प्रतिरोध जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। अब मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे घर, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे घर है, ठीक है, इसमें हम लोग कोई तार लगाते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे एक भी प्रतिरोध यहाँ जोड़ देते हैं या कि यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए हम कभी कभी भी अधिक प्रतिरोध जो लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जब दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने पर से ही प्रतिरोध संयोजन कहता है। मतलब देखिए अब हम लोग जो दो प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो ये प्रतिरोध संयोजन कहता है। अब जो संयोजन होता है वह दो क्रम में होता है, ठीक है। जो प्रतिरोधों का फर्स्ट संयोजन होता है वह दो क्रम में होता है। जो पहला है वह श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो पहला इसमें बता रहा है वह श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में जो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जो कोई पहला प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा था, ठीक है, तथा दूसरे सिरे का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। मतलब देखिए, ठीक है, और आगे भी इसी क्रम में जुड़ा होता है, तो यह क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है।
अब इसमें इसका जो फिगर है उसको देखिए आप यहाँ पे एक क्रम है, ठीक है। ये जो प्रतिरोध है, ठीक, R1 R2 R3 एक प्रतिरोध है। देखिए इसका जो दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अब देखिए दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा, ठीक है। और देखिए दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, मतलब आगे भी इसे जुड़ जाएगा। तो यही क्रम है हम लोग का श्रेणी क्रम, मतलब सीरीज में जुड़ रहा है, ठीक है, श्रेणी क्रम होगा, ठीक। ये फिगर है, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें जो धारा है ये प्लस से माइनस की ओर जा रही है, ये बात आपको पता ही होगा, आगे बताया हूँ, ठीक है। इसके बाद माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। मतलब देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध है R1 R2 और R3 वह श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। देखिए ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़ा ना, देखिए बस देखिए यहाँ पे ना श्रेणी क्रम का मतलब यही होता है कि जो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, ये श्रेणी क्रम हम लोग का कहलाता है, ठीक है। जुड़ गए। इसमें जो धाराएं समान प्रवाहित होती है, यदि इसके सिरे पर विभवांतर V1 V2 और V3 है। देखिए इसमें जो धारा है, पहले देखिए धाराएं देखिए समान रूप से प्रभावित हो रहा है, देखिए देख रहे हैं ना। और देखिए यहाँ पे जो है विभवांतर है, R1 पर विभवांतर V1, R2 पर विभवांतर V2 और R3 पे विभवांतर V3 है, मतलब विभव अलग अलग है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग एक जानते हैं नियम होता है V = RI, ठीक है। तब V = RI, हम लोग V1 निकाल रहे हैं तो V1 = I1, I जो धारा समान है, ठीक है। अब जो प्रतिरोध है बस वो प्रतिरोध बदलेगा, धारा समान है। V = I R1, ठीक है, V2 = I R2 और V3 = I R3। मतलब देखिए विभवांतर बदल रहा है और प्रतिरोध बदल रहा है, लेकिन हमको जो धारा है वो बदल नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए धारा का मान नियत होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो है कुल विभवांतर, ठीक है। आप कुल विभवांतर के लिए हम जानते हैं कि V = V1 + V2 + V3 Bn, ठीक है। अब इसमें जितना n का मान जितना रहेगा उतना हम लोग रख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए V = हो जाता है V = I R1 + I R2 + I R3। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 माने हैं, ठीक है। तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध इस्तेमाल आ रहे हैं, मतलब देखिए कैपिटल आ रहे हैं। आप प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध मतलब R1 को जोड़ा है, R2 को जोड़ा है और R3 को जोड़ दिया है, इसको हम लोग R के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। मतलब तीनों प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह कैपिटल R होता है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं V = RI, ठीक है, ये ओम का नियम है, ओम का नियम V = RI। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली तरफ, ठीक है। आप जो समीकरण 2 में जो V का मान, ठीक है, समीकरण 2, अब जो समीकरण 2 से हम लोग लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 में V का जो मान है वह समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 का जो V का मान है वह समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 2 हम लोग दिखा रहा हूँ अभी, हाँ देखिए समीकरण यहाँ पे 2 था और समीकरण 1 है। आप समीकरण देखिए जो समीकरण 2 है और समीकरण 1 है, आप समीकरण 2 का जो V का मान है वह समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, 1 आ रहा है, ठीक है। IR V = IR, ये हम लोग जानते हैं I R1 + I R2 + I R3, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए IR इसमें पूरा सेम है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो देखिए I ये तीनों कॉमन है, इसी तीनों को हम लोग कॉमन रखें और इसको हम लोग एक साथ लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो I है वो I से कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे देखिए R बच जाएगा, R = R1 + R2 + R3। मतलब देखिए जो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला बन जाएगा श्रेणी क्रम का, ठीक है, यही है श्रेणी क्रम, ये जो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, देखिए, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे
को बिंदु ए से जोड़ा जाता है, मतलब कोई समांतर क्रम है उसका जो प्रतिरोध सभी प्रतिरोध है, ठीक है, वह तार की जो है वो एक सिरे बिंदु ए से जुड़ाता है और जो दूसरा सिरा है वह बिंदु बी से जोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब सभी प्रतिरोध है वो एक साथ जोड़ देते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि जितना भी प्रतिरोध होगा उसको हम लोग एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, और आगे भी इसी तरह जोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन करते हैं, ठीक है। मतलब एक ही साथ जो जुड़ेगा उसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन करते हैं, ठीक है। इसका जो फिगर है उसको देखिए और इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें जो प्रतिरोध है ए बी प्रतिरोध है और ए बी प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखिए जो इसका प्रतिरोध है यहाँ पे जुड़ा बिंदु ए से जुड़ा है, इसका भी जो प्रतिरोध है बिंदु ए से जुड़ा है और इसका भी जो प्रतिरोध है वह बिंदु ए से जुड़ा है। अब देखिए इसका जो प्रतिरोध बिंदु बी से जुड़ा है, इसका भी, और देखिए ये जो यहाँ पे पहला सिरा है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा सिरा है, ठीक है। देखिए और बिंदु से जुड़ा है, यहाँ बिंदु ए जुड़ा है, यहाँ बिंदु बी जुड़ा है, ठीक ठीक ना। इसमें जो बी विभवांतर बी है, ठीक। अब ये फिगर के बारे में बताया गया है, ठीक। माना तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 समांतर क्रम संयोजन में है, ठीक है। आप समांतर क्रम संयोजन आपको जान गए ना। समांतर क्रम संयोजन वही होता है जिसमें देखिए जो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु से जुड़ा होता है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा वह बिंदु बी से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो विभव की मात्रा होती है वह समान होती है। मतलब जो भी इक्वल टू, इसमें जो विभवांतर सेम होता है, ठीक है। इसमें जो धारा होती है I1 I2 और I3 होती है, मतलब कि इसमें विभवांतर सेम होता है और सीढ़ी क्रम संयोजन में जो धारा है वह धारा सेम होता है, ठीक है। याद रखिए इसमें देखिए विभवांतर सेम होता है और सीढ़ी क्रम संयोजन में, ठीक है, समांतर में विभवांतर और श्रेणी में धारा, इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं I1 इक्वल टू बी अपान R1, ठीक है। I2 इक्वल टू बी अपान R2 प्लस I3 इक्वल टू बी अपान R3, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको फिर से समझिए एक बार। देखिए I इक्वल टू जो होता है, ठीक है, I1 इक्वल टू बी अपान R1, I2 इक्वल टू बी अपान R2 और I3 इक्वल टू बी अपान R3, देखिए, ठीक है। अब इसमें बताया गया बिंदु ए और बिंदु बी पर जो धारा है, धारा इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो धारा है धारा को सब लोग जोड़ दिए, ठीक है। तो I इक्वल टू बी अपान R1 प्लस बी अपान R2 प्लस बी अपान R3, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए हैं, ठीक है। जो इसमें जो धारा है उसको धारा को जो जोड़ दिए, क्या में धारा ए है, ए धारा है और ए धारा है, इसको हम लोग एक साथ जोड़नी है, ठीक है। बी अपन R1 प्लस बी अपन R2 प्लस बी अपन R3, इसको हम लोग समीकरण 1 में मान लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। यदि बिंदु ए और बिंदु बी पर तुल्य प्रतिरोध इस्तेमाल कैपिटल R है तो बी इक्वल टू आई आर, ठीक है, बी इक्वल टू आई आर, ठीक है। हमको धारा निकालना है, आई इक्वल टू बी अपन आर, ठीक है। आई इक्वल टू बी अपन, देखिए आई निकालना है तो बी आर को इधर भेज दीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ से आर को इरेज कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा बी आई इक्वल टू बी अपन आर। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप समीकरण 2 है उसमें से हम लोग आई का मान समीकरण 1 में रखेंगे। जो समीकरण 2 है उसको जो समीकरण 2 से आई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। आई आर बी अपन आर, ठीक है, बी इक्वल टू आई आर, ठीक है, आई इक्वल टू बी अपन आर, ठीक है। आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, देखिए आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होता है बी अपन आर, ठीक है, बी अपन आर इक्वल टू बी अपन R1 प्लस बी अपन R2 प्लस बी अपन R3, ठीक है। अब इसको में देखिए ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब जो भी है इसमें देखिए विभवांतर हर जगह कॉमन, ठीक है। अब विभवांतर निकाल लेंगे, इसमें से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो बी है और बी से कैंसिल आउट, ठीक है। 1/R इज इक्वल टू 1/R1
R1 बन जाएगा फार्मूला। उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे कहीं भी शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस शेयर को करते हैं तो प्लीज़ यार कमेंट शेयर कर दीजिए, कंजूसी मत किया कीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में, जानते हैं बहुत ही लगता है मेहनत। एक दिन आप लोग को दिखाऊंगा लाइव कि कैसे वीडियो बनता है पूरा, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल।